वेलकम बैक टू माय चैनल शुमाइला रिएक्शन। आज हम लोग ध्रुव राठी भाई की वीडियो देखेंगे जो उन्होंने रिसेंटली अपलोड करी है। उन्होंने बताया है वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं उनकी क्या ओपिनियन है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया गया, जिसकी मदद से औरतों को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगी लोकसभा में और देश की सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। राज्यसभा में इस बिल को 215-0 की मेजोरिटी से पास किया गया, यानी किसी भी राज्यसभा के मेंबर ने इस बिल को अपोज नहीं किया। और लोकसभा में ये वोटिंग थी 454-2, यानी सिर्फ 2 लोकसभा के एमपीज इसके खिलाफ थे। कौन वो एमपीज थे और क्यों वो इसके खिलाफ थे, इसकी आगे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन पहले इस बिल से रिलेटेड 2 कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स। पहला, ये रिजर्वेशन अगली 2024 की लोकसभा इलेक्शन से एप्लीकेबल नहीं होगी। ये रिजर्वेशन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराने के बाद ही लागू करी जा सकती है। डीलिमिटेशन का मतलब है कि लोकसभा और असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से ड्रॉ करना, उनकी बाउंड्रीज बदलना लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। 2021 में हमारा सेंसस होना था, लेकिन सरकार करा नहीं पाई, इसलिए एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस बिल की इंप्लीमेंटेशन 2029 या 2031 तक ही हो सकती है। कई ऑपोजिशन पार्टीज ने इस चीज को लेकर सवाल उठाया कि सेंसस और डीलिमिटेशन के लिए वेट करने की क्या जरूरत है, अभी से ही क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है औरतों का रिजर्वेशन। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। और दूसरा पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है कि इस बिल में ओबीसी औरतों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है। एससी एसटी के लिए है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं। क्या कारण इसके पीछे? क्या इस बिल के मायने हैं? क्या इसका इतिहास है? और क्या ये सही है या गलत है? आइए समझने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। Women's reservation bill has been passed in the Lok Sabha. मोदी जी को लगता है कि महिलाओं को ये झुंझुना दे दो तो वो वोट दे देंगी। ये ओबीसी समाज का अपमान है। You want a parliament which is consist of only बड़े लोग। हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। बात है दिसंबर 1946 की। देश का नया संविधान लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स में से सिर्फ 15 औरतें थी। इनमें से कुछ बड़े फेमस नाम हैं: सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और अमू स्वामीनाथन। आपको जानकर हैरानी होगी कि वुमेन्स रिजर्वेशन पर उस समय डिबेट हुई थी और इन सब औरतों ने उसे अपोज किया था। ऐसा नहीं था कि इन औरतों को लगता हो कि औरतें पॉलिटिशियंस बनने के लिए फिट नहीं थी, बल्कि इनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि कोई स्पेशल कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं थी औरतों को। दिसंबर 1946 में एक और मैटर डिस्कस करते वक्त हंसा मेहता ने कहा था, हमारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कोई रिजर्व्ड सीट्स, कोटाज या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड नहीं कर रही है। हमारी डिमांड है कि औरतों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले और इक्वालिटी आए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इकलौती दलित वुमेन मेंबर थी दक्षयानी वेलायुधन, और इन्होंने कहा कि ये पर्सनली रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है। बाद में जुलाई 1947 में रेणुका राय ने भी यही कहा कि औरतों को बेहतर चांसेस तब मिलेंगे जब वो रिजर्वेशन के बेसिस पर नहीं, बल्कि एबिलिटी के बेसिस पर इलेक्ट हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने इतने साल पहले जो ये आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, आज के हालातों को देखते हुए ये बड़े आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी लिख देने से ऑटोमेटिकली ग्राउंड पर इक्वालिटी नहीं आ जाती। आज 2023 में भी कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं देश में जिन्हें लगता है कि औरतों का काम सिर्फ घर पर रहना है। किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी, झाड़ू पोछा, शिट, रोटी कौन बना होगा? हम बनाएंगे क्या रोटी? सेठ आदमी। तो यार देखो, इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स, अपने वैसे भी थोड़ा कम होता ना इधर तुम्हारा यार ये बुद्धि। ऐसे ही रिमार्क्स RSS के चीफ मोहन भागवत ने भी दिए थे 2013 में कि हस्बैंड्स का काम होता है पैसे कमाना और औरतों का काम कि घर का काम संभालना। होपफुली इनके विचार शायद अब बदल गए हों, लेकिन मिसोजिनी आज के दिन भी एंटरटेनमेंट से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह देखने को मिलती है। हनी सिंह के मखना जैसे चीप गाने जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, यूट्यूब पर 35 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। कितने ही पॉलिटिशियंस ने सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिए हैं, जैसे कि कांग्रेस पॉलिटिशियन संजय निरुपम का स्मृति ईरानी के ऊपर रिमार्क हो, या फिर बीजेपी के नरेंद्र मोदी का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का रिमार्क। समाजवादी पार्टी के फाउंडर लेट मुलायम सिंह यादव ने तो ऐसी ऐसी चीजें कही थी कि मैं क्या ही बताऊं। 2010 में एक सिमिलर बिल पास करने की कोशिश करी गई थी और तब बीजेपी के पॉलिटिशियन आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके ये कहा था कि अगर इंसानों में फेमिनिन ट्रेट्स आ जाएं तो वो भगवान बन जाते हैं, लेकिन अगर औरतों में मैस्कुलिन ट्रेट्स आ जाएं तो वो राक्षस बन जाती हैं। तो ऐसे मिसोजिनिस्ट सिनेरियो में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इक्वालिटी दी गई है औरतों को इलेक्शंस लड़ने की, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल इक्वालिटी है।
असलियत में अगर एक औरत एक आदमी के खिलाफ खड़ी होगी इलेक्शंस में, तो बहुत से लोगों का ये जो सेक्सिस्ट माइंड है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि एक औरत पॉलिटिशियन बनने लायक है। वो शायद कभी एक औरत के लिए वोट ही ना करें ये सोचकर कि औरत का काम तो सिर्फ घर संभालना है। शायद यही कारण है दोस्तों कि इवन दो इंडिया में फीमेल पॉपुलेशन 48.4% है 2022 के एस्टिमेट्स के अनुसार, लेकिन लोकसभा का जो करंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें औरतों की परसेंटेज 15% के अराउंड है। सिर्फ स्टेट लेवल पर और भी बुरी हालत है, सिर्फ 8 से 9% लेजिस्लेटर्स औरतें हैं। अब इस नंबर को आप कंपेयर कीजिए अफ्रीका के रवांडा जैसे देशों से। रवांडा में 61% औरतें हैं उनके पार्लियामेंट में। क्यूबा जैसे देशों में 55% पार्लियामेंट के मेंबर्स औरतें हैं। इसी चीज को लेकर अगर एक लिस्ट बनाई जाएगी 185 कंट्रीज की, तो इंडिया की रैंक 141 पर आती है। यही कारण है कि सरकार की तरफ से एक पुश करने की जरूरत है ताकि इक्वालिटी आ सके ग्राउंड लेवल पर। इस चीज को नाम दिया जाता है दोस्तों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है कई देशों में। कई लोग यहाँ आर्ग्यूमेंट उठाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना कैसे पॉसिबल है। आर्टिकल 14 में बात करी गई है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 में बात करी गई है कि देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर। लेकिन बात यहाँ नोट करने वाली यह है दोस्तों कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 15.3, आर्टिकल 15.5 और आर्टिकल 16.4। आर्टिकल 15.3 के अनुसार सरकार को हक है औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का। तो ये कहना गलत है कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के खिलाफ है। असलियत में रिजर्वेशन का मकसद ही है ऑन ग्राउंड सोशल इक्वालिटी लाना। इस फोटो को देखिए, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है दिखाने का कि कैसे सही मायनों में इक्वालिटी गैप्स को ब्रिज करके ही लाई जा सकती है। जहां एक बड़ी गैप है वहां ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है इक्वालिटी लाने के लिए। और साल 1975 को सेलिब्रेट किया गया था एज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। तो 1971 में ही यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर की सरकारों से रिक्वेस्ट करी थी कि औरतों के स्टेटस को लेकर रिपोर्ट्स बनाई जाए। इंडिया में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ने इसी चीज को लेकर एक कमेटी की स्थापना करी। इस कमेटी की रिपोर्ट निकलती है दिसंबर 1974 में। इसका टाइटल था टुवर्ड्स इक्वालिटी। इस रिपोर्ट में सामने आता है कि कैसे देश में जेंडर रेशियो नीचे गिरती जा रही है। औरतों को मुश्किलें हो रही हैं एजुकेशन, लिटरेसी और लाइवलीहुड के एक्सेस में। इस रिपोर्ट के चैप्टर 7 में मेंशन किया गया कि इंडियन पार्लियामेंट में 1952 से लेकर उस समय तक जो औरतों की एवरेज प्रपोर्शन थी वो सिर्फ 4% रही है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर पीछे हट जाती हैं वुमेन कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करने से। इस कमेटी ने जब अपना देश का दौरा किया तो कई औरतों के ग्रुप्स ने और स्कॉलर्स ने डिमांड उठाई कि कैसे 30% रिजर्वेशन होनी चाहिए औरतों के लिए। लेकिन जब ये इस सजेशन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बहुत ऑपोजिशन देखने को मिला। कहा गया कि औरतों को सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि औरतों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स को आदमियों के साथ शेयर करती हैं अपनी ग्रुप्स, लोकेलिटी और कम्युनिटी में। तो कमिटी ने अपने कंक्लूजन में यहां पर लिखा कि औरतों के रिजर्वेशन का कोई रैशनल बेसिस नहीं है। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा देश की पॉलिटिक्स पर। साल 1983 में कर्नाटका में थी जनता पार्टी की सरकार जो न्याय पंचायत एक्ट लेकर आई और 25% रिजर्वेशन इन्होंने औरतों को दे दी लोकल बॉडीज में। दो मेन लोगों को इसके पीछे क्रेडिट दिया जाता है। पहले चीफ मिनिस्टर रामाकृष्ण हेगड़े और दूसरे मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज अब्दुल नजीर साहब। इवन दो कर्नाटका की पंचायत में औरतों को रिजर्वेशन इतने साल पहले ही मिल गई थी, लेकिन कर्नाटका की स्टेट असेंबलीज में औरतों की रिप्रेजेंटेशन आज भी बहुत खराब है। 224 एमएलएज में से सिर्फ 10 औरतें हैं। 34 मेंबर के कैबिनेट में सिर्फ एक वुमेन मिनिस्टर है। लेकिन इतिहास में हम वापस जाएं तो कर्नाटका के बाद हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं आंध्र प्रदेश में, जहां पर 1987 में 9% रिजर्वेशन दे दी जाती है औरतों को ग्राम पंचायत में। इसके बाद ओडिशा में 1991 33% रिजर्वेशन औरतों के लिए पंचायत में। नेशनल लेवल पर बात की जाए तो साल 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एक कमेटी बनाते हैं 14 मेंबर की अंडर यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट आल्वा। अगले साल ये कमेटी एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान प्रेजेंट करती है औरतों के लिए अगले 12 साल के लिए। 350 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, जिनमें से एक रिकमेंडेशन होती है कि औरतों के लिए सीट्स रिजर्व करी जाए। इसलिए मई 1989 में राजीव गांधी की सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आती है जिसमें 1/3 रिजर्वेशन दी जाती है औरतों को देश की सारी रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में।
इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाता। अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं और इस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। 1992 और 93 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, यही 33% रिजर्वेशंस प्रोवाइड करने के लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, और ये बिल्स सक्सेसफुली पास हो जाते हैं। जो चीज अभी तक सिर्फ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ही देखी गई थी, अब वो पूरे देश के लेवल पर इंप्लीमेंट कर दी जाती है। देश की सारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में 33% रिजर्वेशन औरतों को मिल जाती है। लेकिन अगला सवाल उठता है कि स्टेट असेंबलीज में और देश के पार्लियामेंट में भी यही चीज करी जाए। सितंबर 1996 जब प्रधानमंत्री थे HD देवे गौड़ा, वो 81st अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें कहा गया कि औरतों को 1/3 रिजर्वेशन मिले पार्लियामेंट में। अब तक पिछले 2 दशकों के कंपैरिजन में चीजें बहुत बदल चुकी थी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कई मेंबर्स प्रोटेस्ट करते हैं OBC औरतों के रिजर्वेशन को लेकर। उमा भारती उस वक्त एक MP थी खजुराहो से, वो डिमांड करती हैं कि रिजर्वेशन दी जाए बैकवर्ड कास्ट औरतों को भी। प्रधानमंत्री देवे गौड़ा एक मीटिंग बुलाते हैं देश की सारी पार्टीज के लीडर्स की। उसके बाद इस बिल को भेज दिया जाता है एक सेलेक्ट कमेटी के पास। इस कमेटी में कई बड़े बड़े नाम इंक्लूडेड थे, इंक्लूडिंग शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उमा भारती और लेट सुषमा स्वराज। इस कमेटी को हेड कर रही थी CPI की लीडर गीता मुखर्जी, इसलिए इसे गीता मुखर्जी रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये कमेटी कहती है कि SC/ST कोटा के अंदर औरतों के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, लेकिन OBC औरतों के लिए नहीं, क्योंकि OBC रिजर्वेशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ये रेकमेंड करती है सरकार को कि OBCs के लिए भी रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी जाए एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, ताकि OBC औरतों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। दिसंबर 1996 इस बिल को पास करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ये पास हो नहीं पाता। अभी भी मेजॉरिटी मेंबर्स इसके अगेंस्ट होते हैं। मई 1997 प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। ये दोबारा से इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से OBC के मुद्दे को लेकर ये बिल पास नहीं हो पाता। मेजॉरिटी मेंबर्स इसके अभी भी खिलाफ रहते हैं। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और अब वो कोशिश करते हैं इस बिल को पास करने की। जुलाई 1998 RJD, SP और BJP के भी OBC MPs इस बिल को अपोज करते हैं, और ये अटेम्प्ट भी फेल रहता है। इसी बीच एक और ऑब्जेक्शन खड़ी हो जाती है इस बिल को लेकर। इलियास आजमी BSP के और GM बनाटवाला डिमांड करते हैं कि मुस्लिम औरतों को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए यहाँ पर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार और अटेम्प्ट करते हैं इस बिल को पास करने की, 1999 और 2004। दोनों अटेम्प्ट्स फेल रहते हैं। लेकिन इसी समय के अराउंड स्टेट लेवल पर प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था। साल 2006 में बिहार पहली स्टेट बन जाती है देश की, अंडर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, औरतों को 50% रिजर्वेशन देने वाली लोकल बॉडीज और पंचायत में। इसके बाद बाकी स्टेट्स यही चीज करने लगती हैं। अगले साल सिक्किम के द्वारा यही किया जाता है, और फिर एक के बाद एक स्टेट्स फॉलो करने लगती हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, तब से लेकर अब तक 20 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेशन पास किया गया है औरतों को 50% रिजर्वेशन देने के लिए लोकल बॉडीज में। यही कारण है कि आज के दिन देश भर की पंचायत और नगर पालिका में ऑलमोस्ट 15 लाख से ज्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आज उसी का नतीजा है कि देश भर में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। टोटल नंबर यहाँ पर करीब 31 लाख का है, तो आप देख सकते हो कि लोकल बॉडीज के लेवल पर औरतों को ऑलरेडी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। 2004 के एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर ने बताया कि कैसे इसकी मदद से पानी, शिक्षा और रोड कनेक्टिविटी पर बेहतर फोकस देखने को मिला है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पर वापस आए तो साल 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से मिलती हैं औरतों की रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर। यहाँ बात सिर्फ 33% रिजर्वेशन की ही नहीं करी जाती, बल्कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रपोज किए गए एक MS गिल फॉर्मूला की भी बात करी जाती है। इस फॉर्मूला के अनुसार मैंडेटरी बनाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जो कैंडिडेट्स वो इलेक्शन के लिए फील्ड कर रही हैं उनमें एक मिनिमम परसेंटेज हो औरतों का। इस चीज की इंपॉर्टेंस समझने के लिए मार्च 2019 की इस ADR रिपोर्ट को देखिए। कितनी औरतें इलेक्शन जीतकर MLA बन जाती हैं, ये तो अपना एक अलग मुद्दा है। इससे पहले देखने वाली बात यह है कि कितनी औरतों को कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में खड़ा किया जाता है। सभी स्टेट्स में ये 10.5% से कम था।
हाईएस्ट है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और दिल्ली में 10% के अराउंड। साल 2010 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंडर वुमेन्स रिजर्वेशन का ये बिल लाया जाता है और फाइनली ये राज्यसभा में बिल पास कर जाता है। ओबीसी के मुद्दे को लेकर उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि कौन ओबीसी है और कौन नहीं, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। हमारे पास 1931 के बाद से पूरे देश का कोई कास्ट सेंसस नहीं है, नेशनल लेवल पर कोई सेंसस नहीं कराया गया कास्ट के लिए, और इसलिए ये बताना बड़ा मुश्किल है। यही कारण कि इस बिल में ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया। एनडीटीवी ने सोनिया गांधी से उस वक्त यही सवाल पूछा था और उन्होंने जवाब में कहा था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोका नहीं जा रहा कि वो एक मुस्लिम औरत को या एक ओबीसी औरत को सीट दे दे इन 33% रिजर्व्ड सीट्स में से। I would say, who prevents you from giving to Muslim women, to OBC women, a seat in the reserved 33%? लेकिन यूपीए सरकार के अलायंस पार्टनर्स एसपी और आरजेडी के लिए ये ओबीसी का मुद्दा अभी भी बहुत बड़ा था और इसलिए इस बिल को लोकसभा में लाया ही नहीं गया। 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, और अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखोगे, चाहे 2014 का मैनिफेस्टो हो या 2019 का मैनिफेस्टो, दोनों जगहों पर मेंशन किया गया है कि वुमेन्स रिजर्वेशन को बीजेपी सपोर्ट करती है। लेकिन सत्ता में रहने के 9 साल बाद 2023 में ही इस बिल को लाया जाता है एक स्पेशल सेशन के दौरान। अच्छी खबर यह कि ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब इस बिल को सपोर्ट करती हैं। ओबीसी का मुद्दा उठाया जाता है लेकिन उसके बेसिस पर बिल को रोका नहीं जाता, और फाइनली हमें प्रोग्रेस देखने को मिलता है इस मुद्दे पर इतने सालों बाद। लेकिन एक अजीब चीज इस बार यह होती है कि ऑपोजिशन पार्टीज को इस पार्लियामेंट के सेशन के एजेंडा के बारे में पहले बताया ही नहीं जाता। क्या ये चाइल्डिश, फूलिश और बचकाना हरकत थी या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से क्रेडिट लेने का एक तरीका था? ऐसा लगा कि ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को कहा गया हो कि तुम लोग आराम से आओ, जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस पर तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी, प्रधानमंत्री मोदी एक और मास्टर स्ट्रोक मारेंगे, तुम बैठकर ताली बजाना। लेकिन इस क्रेडिट लेने के महासंग्राम में इस बार सुस्त रहने वाली कांग्रेस ने भी चुस्ती दिखाई। कुछ रिपोर्टर्स ने सोनिया गांधी से पूछा तो उन्होंने कहा, अपनी स्पीच में भी उन्होंने बताया कि कैसे ये बिल उनके जीवन साथी राजीव जी का सपना था। कांग्रेस पॉलिटिशियन जयराम रमेश ने जुलाई 2018 का राहुल गांधी का एक लेटर रिपोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करी थी कि इस बिल को पास किया जाए। उन्होंने कहा था कि इस बिल की मदद से 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में औरतें और मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो क्रेडिट लेने की कोशिश दोनों तरफ से करी गई, लेकिन अच्छी खबर ये कि ये पास हुआ। अब सवाल ये उठता है कि वो 2 एमपीज कौन थे जो अभी भी इस बिल के खिलाफ थे। ये दोनों एमपीज दोस्तों AIMIM पार्टी के थे। पहले असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे इम्तियाज जलील। इनका कहना था कि ये मुस्लिम और ओबीसी औरतों के इंक्लूजन्स के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस बिल को अपोज किया। क्या यहाँ इस रिजर्वेशन के अंदर एक रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन दे देना सेंस बनाता है? अगर यहाँ पर मुस्लिम औरतों को ये रिजर्वेशन दी जाएगी तो इसका मतलब होगा कि सिख औरतें, क्रिश्चियन औरतें, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी औरतों को भी ये रिजर्वेशन मिलेगी। इस तरीके की रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन होना, इसकी चर्चा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करी गई थी लेट 1940s में। इस चर्चा के दौरान सरदार पटेल का कहना था कि ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, हम ऐसी चीज को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। तजामुल हुसैन का कहना था, हम मुस्लिम्स ना ही रिजर्वेशन चाहते हैं ना ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हम देश के साथ मर्ज होना चाहते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसी भी छोटे ग्रुप के लिए या माइनॉरिटी के लिए यह अच्छी चीज नहीं होगी कि वो दुनिया के सामने दिखाएं और मेजॉरिटी को दिखाएं कि हम अपने को आपसे अलग रखना चाहते हैं, हम आप पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हम सेफगार्ड्स और ये बाकी चीजें चाहते हैं। पंडित नेहरू का कहना था कि ऐसी रिजर्वेशन देने का मतलब होता एक आना की प्रोटेक्शन मिलती एट द कॉस्ट ऑफ बचे हुए 15 आना। बेगम एजाज रसूल ने भी सेम चीज कही थी कि रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन देने का मतलब है कि ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाएगा। आने वाले टाइम में ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज को हमेशा सेपरेट करके रखेगा। इसके अलावा भी ढेरों और मेंबर्स थे जिन्होंने रिलीजियस रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि ग्रेट लीडर हसरत मोहानी, इस्माइल खान, BH जायदी, नजरुद्दीन अहमद। और मेरा मानना है कि इनकी ये सारी आर्ग्यूमेंट्स आज के दिन तक भी वैलिड है। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ एक मुस्लिम MP ही मुस्लिम इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, सिर्फ एक क्रिश्चियन MP ही क्रिश्चियन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मेरी राय में ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में कोई सेक्युलर MPs तो बचे ही नहीं, जो कि आज के दिन ऑब्वियसली सच नहीं है।
लेकिन अगर सच होता भी तो भी कम्युनलिज्म को खत्म करने का तरीका कम्युनल रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करके नहीं हो सकता। ओवैसी का कहना है कि वो एक दिन एक मुस्लिम लड़की को भी इंडिया का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में एक मुस्लिम औरत सिर्फ तभी प्रधानमंत्री बन सकती है जब हमें सही मायनों में सेक्युलरिज्म देखने को मिले पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में। और ओवैसी खुद इस सेक्युलरिज्म को एम्ब्रेस करना शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की पार्टी से। 2018 की एडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 इनकी पार्टी के एमपी और 6 इनकी पार्टी के एमएलएज ने हेट स्पीचेस दी हैं। इन्हें पार्टी से बाहर कर सकते हैं। मुस्लिम औरतों की बात करी जाए तो AIMIM पार्टी के अंदर कोई भी एक मुस्लिम औरत को एक सिंगल पोस्ट तक नहीं दी गई है। ओवैसी खुद से पहला कदम उठा सकते हैं यहाँ पर अपनी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्सपर्सन या स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट एक औरत को देकर, और यही चीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कही जा सकती है। अब रिलीजियस औरतों के रिजर्वेशन से बाहर आकर OBC रिजर्वेशन को देखते हैं औरतों के लिए। पिछले 27 सालों से इस पर चर्चा हो रही है। एक शेर यहाँ पर याद आता है, एक ही तो हादसा तो है, और वो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। आज हमें हैशटैग्स देखने को मिलते हैं OBC विरोधी मोदी, और 2010 में जब कांग्रेस ने इस बिल को पास किया था तब ऐसी ही बात चल रही थी कि OBC विरोधी कांग्रेस। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा गहराई से देखोगे आप तो पता चलेगा कि ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट और असेंबली सीट्स में कोई कोटा ही नहीं है OBC के लिए, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं एग्जिस्ट करता। सेंट्रल लेवल पर हम नहीं जानते कि कौन सी कास्ट बैकवर्ड कैटेगरी में कंसिडर करी जा सकती है और कौन सी नहीं करी जा सकती। तो ये था ध्रुव राठी भाई का ओपिनियन विमेन रिजर्वेशन बिल के पास होने के लिए। हमें पता चला कि कितने एफर्ट्स किए गए हमारे लीडर्स ने। तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये ध्रुव राठी भाई का ओपिनियन आप लोगों को कैसा लगा। बेस्ट कमेंट को मैं अपनी तरफ से बेस्ट शॉट आउट दूंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।